हेलो एवरीवन। आज का हमारी टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे ड्रिफ्ट हुए हैं, उसका जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसका कैसे ब्रेक हुआ है उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, so introduction. Continental drift refers to the horizontal movement of the continent on a vast scale. जो continental drift वो refers करता है जितने भी हमारा continents हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी continents है वो एक horizontal movement करता है, एक स्केल के अंदर, एक vast स्केल के अंदर वो horizontal movement करता है। ओके, our earth can be divided into two major unit. जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जो सरफेस है वो टू टाइप्स का है। एक तो है कंटिनेंटल लैंड मास और दूसरा है ओशन फ्लोर। जो कंटिनेंट है जिसके ऊपर हम रहते हैं वो है कंटिनेंट, एक टाइप का लैंड मास, और दूसरा है ओशन फ्लोर जिसके ऊपर हमारा वाटर बॉडी और पानी प्रेजेंट होता है। इट assume that the continental mass are floated above the viscous layer. ये assume किया गया है जो कंटिनेंट से वो एक टाइप का विस्कोस लेयर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। जो विस्कोस लेयर होता है वो मैंटल में प्रेजेंट होता है। ओके, द मैंटल इज अ विस्कोस लेयर। विस्कोस लेयर का मतलब क्या है, जो पानी होता है उससे थोड़ा गाढ़ा होता है ये लेयर, उसे क्या बोलते हैं, सेमी लिक्विड जो होता है विस्कोस लेयर। उसी विस्कोस लेयर के ऊपर जो कंटेनेंट्स होता है वो फ्लोट करता है। ओके, इस विस्कोस लेयर के ऊपर जो कंटेनेंट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। देन इस कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को, जो हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट बोलती हूँ। जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक थे एफ.बी. टायलर और दूसरा थे अल्फ्रेड वेगनर। ये दोनों साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो कंटिनेंट्स होते हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं। ओके, जो कंटिनेंट्स है उसका ब्रेक हुआ है। इसी दो हाइपोथेसिस निकाला कि ये जो कंटिनेंट्स है कैसे ड्रिफ्ट होता है, कैसे ब्रेक होता है, उसको लेके इन दोनों ने दो हाइपोथेसिस को निकाला। तो पहला जो हाइपोथेसिस आज हम पढ़ेंगे वो है टायलर्स हाइपोथेसिस। पहली बात, टायलर कौन थे? टायलर थे एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट। ओके, जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। The main purpose of the hypothesis to explain the problem of origin of the fold mountain of Tertiary period. उनका जो मेन प्रपोज था इस हाइपोथेसिस को निकालने के लिए, जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाया था उसका मेन प्रपोज क्या था, जो प्रॉब्लम्स था, जो फोल्डेड माउंटेन था टर्शियरी पीरियड में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो कहाँ से फॉर्मेशन उसका हुआ है, कहाँ से ओरिजिन उसका हुआ है, इसको जानने के लिए टायलर ने इस हाइपोथेसिस को निकाला था। According to him, long back there were two giant landmass in the southern and northern hemisphere, is known as Gondwana land and Laurasia. उनके हिसाब से क्या था, बहुत टाइम्स के पहले, मतलब एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, दो ग्रेट लैंडमास था जिसका नाम था गंडवाना और लाउरेसिया रिस्पेक्टली। वो सर्दर्न एंड नॉर्दर्न में प्रेजेंट थे। जो सर्दर्न में प्रेजेंट था क्या, गंडवाना लैंड, एंड नॉर्दर्न में प्रेजेंट था लाउरेसिया। ये दोनों लैंडमास प्रेजेंट थे बहुत ही टाइम के पहले। He supposed that due to course of time those landmasses started separating towards the equator and westward. बहुत टाइम बीतने के बाद, बहुत टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो दो ग्रेट लैंडमास थे वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगे या ब्रेक होने लगे टूवर्ड्स इक्वेटर, और वेस्टवर्ड को वो मूव करने लगे। कुछ लैंडमास थे वो इक्वेटर की तरफ मूव करने लगे और कुछ लैंडमास थे वो वेस्ट की तरफ मूव करने लगे, इनकी हाइपोथेसिस के हिसाब से। ओके, इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। पहली बात ये है, इनका हाइपोथेसिस किसके ऊपर था, वो क्यों बनाए थे कि माउंटेन, जो फोल्डेड माउंटेन है उसका ओरिजिन, जो टर्शियरी पीरियड में जो फोल्डेड माउंटेन बने थे उसका ओरिजिन को वो प्रूव करना चाहते थे। इसी हिसाब से उन्होंने बनाया कि बहुत टाइम से पहले दो ग्रेट कंटिनेंट थे, एक था गंडवाना लैंड और दूसरा था लाउरेसिया। वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगे, ब्रेक होके बहुत सारे से छोटे छोटे कंटिनेंट्स में डिवाइड हो गए। वो जो हुआ, एक
कुछ कंटिनेंट्स इक्वेटर के तरफ मूव करने लगे और कुछ कंटिनेंट ईस्ट के तरफ वेस्ट के तरफ मूव करने लगे। ओके, देन ये रहा लॉरेशिया और ये रहा गोंडवाना। ये रहा साउथ के तरफ, जो हमारा यहाँ साउथ होता है, यहाँ होता है नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ कौन है? लॉरेशिया, और ये है गोंडवाना लैंड। और उन्होंने बोला कि जो लॉरेशिया में कौन कौन सी कंटिनेंट जाता है? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। देन इसमें क्या होता है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो कंटिनेंट्स है, इस सबसे ज्यादा कंटिनेंट्स किस में थे? गोंडवाना लैंड में। ओके, सबसे ज्यादा कंटिनेंट गोंडवाना लैंड में थे। तो उन्होंने बोला ये जो कुछ कंटिनेंट्स थे, ओके, जहाँ पे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो लार्ज कंटिनेंट थे, जब इनका ब्रेक हुआ कुछ कंटिनेंट्स मूव करने लगे इक्वेटर की तरफ और कुछ कंटिनेंट्स थे जो कि मूव करने लगे वेस्ट की तरफ। ऐसे होके हमारा कंटिनेंट ऐसा बन गया जो कि अभी प्रेजेंट फॉर्म में है। ओके, इसको बनने में बहुत ही टाइम लगा था। समझ लो एक दो बड़ा कंटिनेंट जो कि डिवाइड होने लगे। ये टेलर्स के हिसाब से था। ओके, और एक साइंटिस्ट है जो कि है अल्फ्रेड वेगनर, उनका भी एक हाइपोथेसिस है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टेलर्स के हिसाब से जो कंसेप्ट था वो उन्होंने दिया था कि दो कंटिनेंट, लार्ज कंटिनेंट था जो कि डिवाइड होके हमारा इतने सारा, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या एक कंटिनेंट बन गया। तो he assumed that the sudden increase of tidal action of the moon in the late Cretaceous time increased the rate of rotation of the earth which dragged the continent away from the pole। उनके हिसाब से और क्या था? ये जो कंटिनेंट्स का मूवमेंट हो रहा था, ओके, हमने पढ़ा कि उन्होंने बोला कि धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद क्या हुआ, जो कंटिनेंट्स थे वो डिवाइड होने लगे, वो ब्रेक होने लगे और कुछ इक्वेटर के तरफ और कुछ वेस्ट के तरफ मूव करने लगे। ये क्यों हो रहा था? उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि सडन इंक्रीज ऑफ टाइडल एक्शन ऑफ मून, जो टाइडल एक्शन होता है मून की वजह से हो रहा है, क्योंकि मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिससे क्या होता है? टाइडल एक्शन का इंक्रीज होता है। ओके, ये जो इंक्रीज हुआ कब? क्रिटाशियस टाइम में। तो क्या हुआ? द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ विच ड्रैग द कंटिनेंट अवे फ्रॉम द पोल। तो जो क्या हुआ? जो इंक्रीज होने लगा क्या? रोटेशन ऑफ द अर्थ का रोटेशन पीरियड क्या हुआ? इंक्रीज होने लगा। इससे क्या होता है? जो कंटिनेंट्स होता है वो ड्रैग हो रहे हैं और कंटिनेंट्स सब मूव करने लगे पोल के तरफ। ओके, उनके हिसाब से जो मून है उसी की वजह से, उसका टाइडल एक्शन के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या हुआ? रोटेशन, अर्थ का रोटेशन का पीरियड इंक्रीज होने लगा, जिससे जो कंटिनेंट्स थे वो मूव होने लगे पोल की तरफ। But this assumption failed to justify the exact happening, for the example of tidal force never increased the earth rotation। मतलब वो सारे चीज को प्रेजेंट करने में क्या हुआ? क्या हुई? नाकामयाब हो गए। क्यों? वो फेल हो गए क्योंकि उनका जो हाइपोथेसिस था उनके पास काफी एविडेंस नहीं था, उनके पास सिर्फ थ्योरी था कि ये हुआ था, वो हुआ था, मून की वजह से सब हो रहा था। उनके पास सिर्फ कहने के लिए थ्योरीज थी, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस और प्रूफ नहीं था। विदाउट प्रूफ और एविडेंस कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनका जो थ्योरी था वो एक फेल हो गया, उनका थ्योरी को। सो उन्होंने उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो बिल्कुल फेल हो गए, क्योंकि उनके पास पहली बात, उनका जो पहला पॉइंट था कि जो मून होता है उसी की वजह से क्या होता है, ये जो मून होता है उसी की वजह से क्या होता है? कंटिनेंट का मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक तो मून है, सिर्फ मून, जो कि एक कंटिनेंट को इक्वेटर के तरफ भी मूवमेंट करवा रहा है, वेस्ट की तरफ भी मूवमेंट करवा रहा है, जो कि एक रॉन्ग कंसेप्ट था। उनकी एक रॉन्ग कंसेप्ट था कि मून सिर्फ एक कंटिनेंट को दो दिशा में कैसे मूव करवा सकता है। ओके, दो डायरेक्शन में
सारे कंटिनेंट कैसे मूव कर सकते हैं एक मून के जरिए से। जो मून होता है उसका फोर्स जहां पे होता है उसी तरफ सारे कंटिनेंट मूव करेंगे, आइदर इक्वेटर के तरफ मूव करेंगे, आइदर वेस्ट के तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंटिनेंट्स वेस्ट के तरफ भी मूव कर रहे हैं, इक्वेटर के तरफ भी मूव कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो मून उन्होंने बोला था इसके लिए सिर्फ मून ही रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। और उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था उस थ्योरी को प्रूव करवाने के लिए, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया और बहुत सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए उनका जो ये हाइपोथेसिस था बिल्कुल फेल हो गया। ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरी है, सबसे प्रूव्ड एंड इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कि है वेगनर की थ्योरी। उनके बाद जो टेलर्स के बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया इनकी कंसेप्ट के बेसिस पर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।